हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखिए, जब हम चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को और सिर्फ इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक, मतलब दो चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए कितने क्वेश्चन है टोटल। आपके दोनों चैप्टर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। अब खुद को सोचिए कि मैं कितना पढ़ा हूं, कितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा हूं। इन 20 में से जो 20 का आंसर जानता होगा, समझ लीजिए उसने ईमानदारी से पढ़ा है। जो 20 में से 15 का आंसर जानता होगा, समझ लीजिए उसने थोड़ी सी लापरवाही की है। ठीक, तो चलिए खुद को आज टेस्ट लेते हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ाता रहूंगा आप लोग उसका आंसर देते रहिएगा। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों की तैयारी कैसे हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। देखिए बताइए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आवेशों की प्रकृति होती है, यानी कि जो हमारे चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन अभी तक देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है योगात्मक, ए वाला ऑप्शन हमारा है योगात्मक, बी है व्यवकलनात्मक, डी है, सी है वितरण और डी है क्रम विनिमय। तो देखिए आवेश की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है। ठीक है, जो हमारा चार्ज होता है उसकी योगात्मक प्रकृति होती है। इस क्वेश्चन का आंसर शायद बहुत सारे स्टूडेंट को ना पता रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। तो आवेश की प्रकृति ना तो व्यवकलनात्मक होती है, ना ही वितरण होती है, ना ही क्रम विनिमय होती है, इसकी प्रकृति योगात्मक होती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आप लोग जिसको आंसर पता है वो आंसर देते हुए चलेगा। अब ये क्वेश्चन शायद सबको पता हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने हमसे पढ़ाई की है और ये क्वेश्चन वो ना जानता हो। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है कमेंट कर दीजिएगा। जिसको पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन का नाम लिखेगा और कमेंट करते हुए चलेगा। ठीक, तभी मैं देख पाऊंगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। देखिए किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, यानी कि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n किसके बराबर होती है। ठीक, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला n इक्वल टू क्यू ई, बी है E इक्वल टू क्यू एन, सी है n इक्वल टू क्यू अपान ई। देखिए ये क्यू अपान ई लिखा है, क्यू अपान ई। ठीक है, डी है n इक्वल टू ई अपान क्यू। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, n इक्वल टू क्यू अपान ई। क्योंकि देखिए जब मैं आपको वैद्युत आवेश पढ़ा रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू एन ई होता है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अब यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q इधर E है, गुणे में इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और आवेश में। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर शायद सबको पता रहा हो। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है भैया ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहां पर ये चीज समझने वाली बात है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार, यानी कि जब घर्षण के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया था
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो वही कहा गया है। मान लीजिए जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का द्रव्यमान ए है सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ या घट जाता है और डी है हमारा एक जैसा बना रहता है। तो देखिए थोड़ा बढ़ भी जाता है और थोड़ा घट भी जाता है, ठीक है, क्योंकि घर्षण जब हम घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो कुछ आवेश तो वस्तु में आएंगे और कुछ आवेश बाहर भी निकलेंगे, तो थोड़ा घट भी जाएगा थोड़ा बढ़ भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, कितने लोगों का आंसर सही था कमेंट करते रहिएगा। देखिए क्या था क्वेश्चन, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार जो है वो थोड़ा बढ़ भी जाता है या थोड़ा घट भी जाता है। ठीक है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब आवेशित करेंगे तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जाएगा घर्षण के द्वारा। ठीक, तो हो सकता है कि उसका आवेश घट जाए या हो सकता है बढ़ जाए। ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए किसी कुचालक या विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो K है वो कितना हो सकता है। यानी कि किसी कुचालक का जो वैल्यू है, किसी परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। A है -3, B है 0, C है 0.7, D है 6। तो देखिए ये 6 हो सकता है। यानी कि किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक K है वो 6 तक हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सबको नोट करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूं जब मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसको नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो सबको पता होगा। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा होता है, शायद सबको पता हो। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है न्यूटन प्रति कूलम, बी है जूल प्रति कूलम, सी है वोल्ट मीटर, डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, या क्यू। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है आप मात्रक बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सबको पता चल गया, कुछ था नहीं इसमें भैया, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैयारी आप अपनी देखिए, टेस्ट लीजिए खुद का कि कितने अच्छे से मैं तैयार हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, कितने अच्छे से मैं तैयार हूं बोर्ड एग्जाम को हराने के लिए। ठीक, उस पर विजय पाने के लिए। देखिए 6 से द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ाया था। इसका मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन है। ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है कूलम मीटर, डी है कूलम प्रति मीटर, डी है कूलम मीटर। तो देखिए मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L। तो इसका मात्रक निकालिए। क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, यल है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूले की सहायता से हमने मात्रक निकाल दिया। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपली आपको आंसर देना होता है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, फुल माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे, उनको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए 7वां है अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। इसमें से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, बताइए। ए है H2O, बी है HCl, सी है O2, डी है NH3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, O2। देखिए जो O2 है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो इन चारों में से जो हमारा ऑक्सीजन है, जो O2 है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, देखिए लगने वाला बल, देखिए बल आघूर्ण है इस प्रकार से। देखिए विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा।
तो ए है P डॉट ई, बी है शून्य, सी है P क्रॉस ई, डी है P अपान ई। तो इसका होगा P क्रॉस ई, P इंटू ई। ठीक है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो P क्रॉस ई होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपके टोटल 5-6 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, यानी कि आगे भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताइए, बहुत सिंपल सा है। देखिए 9 नंबर है वोल्ट प्रति मीटर, ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति कूलाम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, और डी है हमारा वोल्ट मीटर। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 9 का जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, वोल्ट मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए धातु का आवेशित गोला है तो इसके पृष्ठ से, मान लीजिए धातु का गोला है, ठीक है, इसके पृष्ठ से अगर हम इसके केंद्र की ओर जाएं, इस सेंटर की ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है सर्वत्र शून्य रहता है और डी है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र शून्य रहता है। अगर हम धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर, इस पृष्ठ से हम इस केंद्र की ओर ऐसे जाएंगे तो जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो हमेशा 0 ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत विभव का मात्रक है, अब ये तो सबको पता होगा विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो देखिए ए है जूल प्रति कूलाम, बी है जूल इंटू कूलाम, सी है कूलाम प्रति जूल, डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक, तो W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये विद्युत विभव का मात्रक होता है, फॉर्मूला पता है तो मात्रक बहुत आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब दूसरे चैप्टर पर हम आ चुके हैं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो दूसरे चैप्टर से है, यानी कि 10 क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर के देखे, 10 क्वेश्चन हम सेकेंड चैप्टर के देखेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो देखिए ए है वोल्ट, वोल्ट तो होता है ये जानते हैं, बी है जूल प्रति कूलाम, ये भी होता है, सी है न्यूटन प्रति कूलाम, यही नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, E इक्वल टू F/Q0। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो ये विभव का मात्रक नहीं हो सकता। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसका आंसर लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो इनमें से जो न्यूटन प्रति कूलाम है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। समविभव पृष्ठ में से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होती है वो किस प्रकार होती है। ए है पृष्ठ के लंबवत होती है, देखिए ये आपका एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इसमें ये आपका सेंटर है, इसमें से जो विद्युत फ्लक्स होगी ए है पृष्ठ के लंबवत होता है, बी है पृष्ठ के समांतर होता है, सी है सर्वत्र शून्य होता है, डी है पृष्ठ को 45 डिग्री के कोण पर होता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ के में वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत ऐसे होती हैं। ये मैंने आपको समझाया था, कितनी बार समझाऊंगा मैं, ठीक, एक बार में समझ जाए तो अच्छा होगा। ऐसे जो विद्युत बल रेखाएं, इनसे जो विद्युत फ्लक्स होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, जो निर्गत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। बस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है।
अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम थोड़ा थोड़ा समीप ले आए यहां पर, तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा U है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो A है घटती है, B है बढ़ती है, C है उतनी ही रहती है और D है शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B बढ़ती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है, यानी कि इसमें से कौन सा धारिता का मात्रक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो कोई भी नहीं है, ना तो कूलाम है, ये आवेश का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, सी वोल्ट का मात्रक है। देखिए यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कूलाम प्रति वोल्ट है। ठीक है, तो बताइए धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है, मतलब यहां पर कूलाम प्रति वोल्ट होना चाहिए, तो यहां पर कूलाम वोल्टा था, ठीक है, तो वो तो गलत है। तो यहां पर कूलाम प्रति वोल्ट इसका सही आंसर होगा। अगर यहां पर फैरड होता तो उसका मात्रक फैरड भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए धारिता को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू होता है Q अपान V, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखिए Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। और अगर फैरड होता तो इसका मात्रक फैरड हम लिखते। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर मीटर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है ये मीटर के अनुसार दिया गया है। ठीक, तो देखिए यहां पर मिसप्रिंट था। तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। ठीक, अब इसको निकालना सबको पता होगा, क्योंकि मैंने 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में एक डेरिवेशन कराया था, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक, वो डेरिवेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको देखना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहाँ पर आया भी है। यही न्यूमेरिकल आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। ठीक, तो देखिए एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। चार ऑप्शन है, डी है, ए है आपका 10 की पावर 9 फैरड, बी है 9 गुणे 10 की पावर 9 फैरड, सी है 9 गुणे 10 की पावर -9 फैरड और डी है 10 की पावर -9 फैरड। तो इसका आंसर तो आपका डी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन कैसे होगा ये हम निकालेंगे। जरूरी है निकालना, क्योंकि सिर्फ आंसर जानने से कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, यहां पर जानना होगा कि कैसे निकालोगे। देखिए हमें त्रिज्या दी गई है आर, जो दिया गया है ये 9 मीटर दिया गया है, 9 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सी निकालना है, गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0 R, ये हमने सॉल्व कराया था। 4πε0 R, कहीं कहीं यहाँ पर A भी लिखा हुआ मिलता है। देखिए गोलीय चालक की त्रिज्या को हम A से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक, तो ये इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या रखोगे बताओ, यहाँ पर 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है ना, कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आपको 4πε0 की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक, तो 4πε0 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 1 ऊपर आ जाएगा और 9 गुणे 10 के पावर 9 जो है ये नीचे चला जाएगा। ठीक, तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ होगी और 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। आप चाहें तो कैची गुणा करके भी करेंगे तो भी यही आपका आएगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे C इक्वल टू, देखिए 4πε0 की जगह पर हम लिखेंगे 1/9 इंटू 10⁹। ठीक, इंटू R की जगह पर हम लिखेंगे, देखिए ऊपर दिया गया है वैल्यू 9 मीटर, कितना 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या C इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा ये 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -9 फैरड हो जाएगा। और यही तो हमने आंसर लिखा है। देखिए हमने ऑप्शन नंबर डी सही किया, 10 की पावर -9 फैरड, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहां पर विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला हमने लगाया है। ठीक, समझ में आया, चलिए इसको नोट कीजिए, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब 18 नंबर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिए।
देखिए एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मतलब आवेशित संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं इनको एक तार से हम जोड़ दें तो क्या होगा। बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ी ना होगा। देखिए क्या होगा, ए है विभव अनंत हो जाएगा, बी है आवेश अनंत हो जाएगा, सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, डी है आवेश पूर्ण मान का 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पर संधारित्र ही निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र जो हमारा है यही निरावेशित हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब इनको एक ही तार के द्वारा जोड़ देंगे तो संधारित्र हमारा निरावेशित हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का है और यहां पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दिमाग तो सबके पास है, उसका इस्तेमाल करें। यहां पर देखिए लिखा है कम से कम 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र 5 माइक्रोफैरड धारिता देंगे। मतलब कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोफैरड के कितने संधारित्र हम यूज करें ताकि हमारी तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो यहां पर दिमाग लगाइए और दीजिए ऑप्शन का आंसर। ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो देखिए टोटल 4 हम संधारित्र 2 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र इकट्ठा कर लें तो तुल्य धारिता हमें 5 माइक्रोफैरड मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी, हमने 4 संधारित्र तो ले लिया भैया, अब इनको जोड़े कैसे। देखिए 2 को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, 2 को आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, फिर जो दोनों की वैल्यू आएगी उसको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 5 माइक्रोफैरड यहां पर आएगा। ठीक, तो देखिए कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए C1 हमारा 4, हमने 4 लिया है तो C1 C2 C3 और C4 हम 4 संधारित्र लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 4 संधारित्र हम लेते हैं, सबकी वैल्यू 2 है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे पहले हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक, तो देखिए C1 तथा C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम में आप जोड़ दीजिए तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 1/C = श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है धारिता का, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, ये हमारा होता है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए 1/C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू भी 2 है, दोनों को करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो अंश बराबर होंगे, इसको कट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो यहां पर हमारा 1/C = आ गया 1, तो C = भी हमारा 1 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक, हमने 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आया। अब C3 और C4 को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे C3 तथा C4 समांतर क्रम में हैं। ठीक है, समांतर क्रम में है, तो समांतर में कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं C', तो C' = क्योंकि C हम ऑलरेडी मान चुके हैं तो C3 और C4 कर देंगे, C3 + C4, क्योंकि समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = C1 + C2। ठीक, मतलब 1/, के पदों में आपको नहीं लिखना, तो इसको जोड़ देंगे तो C' = हमारा हो जाएगा। देखिए C3 की वैल्यू है 2, C4 की वैल्यू भी है 2, तो C' की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 माइक्रोफैरड। अब दोनों को जोड़िए कितना हुआ, देखिए यहां पर आपका जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आया, यहां पर जब हमने निकाला समांतर क्रम में तो 4 माइक्रोफैरड आया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इतना समझ में आया, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5 माइक्रोफैरड। ठीक, बस हो गया, समझ में आ गया। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि अगर कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले 4 संधारित्र को हम 5, वो 4 संधारित्र जो है वो 5 माइक्रोफैरड धारिता हमें देंगे। कैसे देंगे, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, 2 को समांतर क्रम में जोड़िए, बस हमारा आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी? तो सिंपल सा है, देखिए 1/c इक्वल टू 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे तो 1/c इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा 1/c1, 1/c1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू भी 3 है, C3 की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर 1/c इक्वल टू हमारा आ जाएगा, हर बराबर है तो यहाँ पर हमारा ये होगा 3/3, ठीक है। इसको कट करेंगे तो हमारा C इक्वल टू जो फाइनली आएगा वो आएगा 1 माइक्रोफैरड, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा 1 माइक्रोफैरड, ठीक। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। तो ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं अगर आपको श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता है तो, ठीक। तो आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैंने लगवाए ये 1 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं, ठीक। तो ध्यान से इनको समझिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।